आज है प्रताप जयंती और इस महापुरुष को याद करने के लिए हमारे बीच मौजूद है मशहूर इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। डॉक्टर जुगनू, प्रताप के बारे में बहुत सारी बातें होती है, इतिहास को लेकर, वर्तमान को लेकर, सब चीज़ें। लेकिन आप बतौर इतिहासकार, बतौर प्रताप प्रेमी, उन्हें संक्षेप में किस ढंग से याद करेंगे? उनकी कैसी एक तस्वीर हमारे श्रोताओं के सामने खींचेंगे? महेंद्र जी, आपका धन्यवाद और श्रोताओं का भी अभिनंदन और प्रताप जयंती की बधाई भी। महाराणा प्रताप मेरी नज़र में एक राष्ट्र नायक है। मेरी नज़र में प्रताप एक सुयोग्य पुत्र है। मेरी नज़र में प्रताप प्रजा के प्रेमी हैं, प्रजावत्सल हैं। मेरी नज़र में प्रताप एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता और एक आदर्श साहित्य प्रेमी हैं। वो कभी किसी काम को रिपीट नहीं करवाते और अपनी परंपराएं स्वयं देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो प्रताप की मुझे नज़र आती है, अन्य सभी महाराणाओं के विपरीत, मुझे याद है कि महाराणा कुंभा ने अपनी स्तुतियाँ और अपनी विरुदावली का जो लेखन करवाया, उसमें लगभग 103 या 105 उपाधियाँ उनकी मिल जाती है। वैसे ही रायमल ने भी करवाया। सांगा के लिए तो ये तक कहा गया कि आपके बाद जितने भी आपके वंशज होंगे वो अभिनव संग्राम सिंह कहे जाएंगे। लेकिन प्रताप ने अपने लिए तो कुछ लिखवाया ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात कि वो अपने यशगान से इतना विपरीत, ये एक आश्चर्य है। जबकि एक बहुत बड़ी बात है कि उनके काल में ही उनके यश गाने शुरू हो गए। ऐसा बहुत कम हुआ। लाख प्रयास करके भी लोग दान पुण्य जो भी कुछ करके, यार तू मेरा नाम लेना कैसे ही करके, लेकिन वो प्रयास प्रताप ने किए कि नहीं किए पता मालूम नहीं। लेकिन तलवारें और छुरियाँ और तीर कटार जो भी कुछ दे दे के लोगों को योद्धा बनाया और उन्होंने अपने गीत लोगों के मुखारविंद से निकलवा लिए। तो ये प्रताप मुझे इस रूप में नज़र आते हैं। वो एक अपने आप ही आदर्श हैं, इसीलिए आदर्श बन गए वो। जी जुगनू जी, प्रताप को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन एक बात और कही जाती है कि उन्हें मेवाड़ ने या मेवाड़ के इतिहास ने, चाहे इसमें इस बात का भी, जिस बात का आपने जिक्र किया, वो उसका भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने समय में अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं या लिखने नहीं दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ ने या भारत ने बहुत लंबे समय तक प्रताप की उपेक्षा की, यानी इतिहास में जो उपस्थिति उनकी दर्ज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और ये भी कहा जाता है कि बाद में आज़ादी के संग्राम के दौरान बहुत सारे, ख़ासतौर पर कुछ बंगाली इतिहासकारों ने प्रताप की खोज करके उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमारे इतिहास में प्रताप हाशिए पर थे, और यदि हाँ तो क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे मन में भी इस बात की पीड़ा भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो मैं इस बात को इस रूप में भी देखता हूँ कि मेवाड़ ने प्रताप को सर आँखों पर बिठा दिया। उस काल के कवि रामा सांधू से लेकर सब लोगों ने, दुर्सा जी ने, बल्कि उसके बाद भी कान व्यास जो भी और चक्रपाणी मिश्र ने भी किया। एक बहुत बड़ी बात जिसको कभी इस रूप में नहीं देखा गया, लेकिन आप देखिए कि प्रताप के तत्काल बाद अमर सिंह प्रथम, अमरसार ग्रंथ, तो प्रताप की प्रशस्ति अमरसार से शुरू हो जाती है। उसके बाद जगत सिंह काव्यम, प्रताप की प्रशस्ति शुरू हो जाती है। जगदीश मंदिर की बहुत लंबी प्रशस्ति, पंडित लक्ष्मी नारायण भट्ट की, प्रताप की प्रशस्ति। और यही प्रशस्ति यही कहती है कि प्रताप की विजय हल्दीघाटी युद्ध में, बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसके बाद आप देखिए राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति ने प्रताप का जितना वर्णन किया है, राज प्रशस्ति इसी कवि रणछोड़ भट्ट की अमर काव्यम, और इसी रणछोड़ भट्ट की जो सबसे सुंदर बात है, जो इन दिनों हम लोग खोज के लाए, जिस पर हमने काम पूरा कर लिया, वो ग्रंथ है जय सिंह गुण वर्णनम या जय समन प्रशस्ति। एक ग्रंथ। और इसके बाद जो विठल व्यास हैं, उन्होंने जो अमर सिंह अभिषेक सेकंड अमर सिंह के टाइम पे लिखा, वो कि मतलब प्रताप ने इस रूप में एक मुहावरा सा दे दिया कि अपना घोड़ा मान सिंह के गज पे चढ़ा दिया। ये एक
तो मुझे लगता है लंबे समय तक मेवाड़ में प्रताप के यश को लेकर लिखने की परंपरा रही। फिर बंगालियों ने, जैसा आपने कहा, और 1818 के आसपास जेम्स टोड ने जो लिखा, जेम्स टोड तो इतना भावुक हो गया, उसने प्रताप को इतना पढ़ा, इतना भावुक हो गया कि वो कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। उसने उन चित्तौड़ जहाँ जहाँ प्रताप रहे वहाँ वहाँ भटक भटक के उसने देखा। दोनों ग्रंथ, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा जो ट्रेवल्स, ये मुझे लगा कि वो एक अमर गाथा का गायक हो गया। और आप देखिए प्रताप पर इतना भावुक हो के वो कह देता है, मेवाड़ तुम्हारी हल्दी, तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। इतनी बड़ी बात जेम्स टोड इसलिए कह जाता है, यहाँ ऐसी कोई घाटी नहीं है जहाँ प्रताप के चरण नहीं पड़े हो। यदि दिवेर इसका मैराथन तो हल्दी घाटी। यानी आप देखिए ये जो कथन उसके भाव में, और यही कथन चूंकि अंग्रेजी में थे तो बंगालियों में जो चूंकि एजुकेशन सबसे पहले आई, तो ये जो चेतना और उनको एक राष्ट्र नायक के रूप में देखने करने का, और इसके अलावा भी आप देखिए बंगालियों ने नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब यहाँ आए तो महाराणा सज्जन सिंह से मुलाकात हुई। उनके लिए तो पंचदेश मेवाड़ देशे पंच रत्नानि कांटा भाटा च पर्वता, लेकिन वो जब सज्जनोदय किताब लिखते हैं तो प्रताप आ जाते हैं। इसके अलावा जो नाट्यकार इनके आसपास के हुए उन सब ने प्रताप विजय का सारा नाटक, फिर द्विजेंद्र नाथ राय, चित्तौड़ पतन और ये सारे ग्रंथ लिखे गए। तो मुझे लगता है कि बंगालियों ने एक बात, एक सिलसिला शुरू किया साहित्य में प्रताप को लेके, जिसका अभाव अपने यहाँ केवल और केवल शिलालेखों में होकर रह गया। चूंकि ये ग्रंथ सामने नहीं आए तो केवल ये प्रताप से वाकिफ था मेवाड़ पूरी तरह से, जगह जगह उनके शिलालेख मिल रहे हैं, बातों में भी ये हैं। लेकिन ये जो दौर था जिसमें बंगालियों ने एक शुरुआत की, और उसके बाद तो मोतीलाल जी मनारिया, इन सब लोगों ने जो भी कुछ लिखा है, या बल्कि जेम्स टोड को जिन्होंने अनुवाद किया वो मुरादाबाद के बलदेव प्रसाद मिश्र, और ओझा जी ने भी एक खंड का अनुवाद किया ही था। तो और प्रताप की एक सबसे बढ़िया बात थी कि यानी यदि बंगाल में ये परंपरा शुरू होती है तो चुनार के पास एक गांव के रहने वाले श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी महाकाव्य लिख के, केवल जेम्स टोड का लिखा हुआ वर्णन पढ़ के हल्दी घाटी महाकाव्य जैसा 40 के दशक में जो तनिक हवा से बाग उड़ी है, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली मुड़ी नहीं, पहले चेटक मुड़ जाता था, हल्दी घाटी जैसा महाकाव्य, और आज तक उनकी कविताएं, उस कोटि की कविताएं कोई नहीं लिख सका। तो ये भाग्य और ये एक तरह से सराहना की बात कि जिन्होंने हल्दी घाटी नहीं देखी, जिन्होंने मेवाड़ नहीं देखा, जिन्होंने चावड़ नहीं देखा, जिन्होंने जावर नहीं देखा, क्या एक एक पंक्ति है तीर्थराज चित्तौड़ को है देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो ये जो वर्णन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पूरे देश में एक लहर सी थी। वो प्रताप में एक आश्रय को देख रहे थे, एक भाव का विराम देख रहे थे, एक भाव की फलश्रुति प्रताप से पा रहे थे। तो कई दृष्टियों से उनका व्यक्तित्व उभारा गया। जुगनू जी, एक प्रश्न जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इंटरव्यू साक्षात्कार देने लोग आते हैं उनसे पूछा जाता है जी। और कई बार इस ढंग से भी कई जगह उसका जिक्र आता है कि साहब अकबर महान था तो फिर प्रताप महान कैसे हुए, क्योंकि प्रताप तो उनसे लड़े थे। तो ये हालांकि एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसका एक उत्तर एक इतिहासकार के मुंह से अवश्य बनता है। एक बात यह है कि कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में रावण पैदा हो जाए या मेरे घर में कंस पैदा हो जाए। तो वैसे ही सब चाहते हैं राम मेरे यहाँ पैदा हो, कृष्ण मेरे यहाँ पैदा हो, प्रताप मेरे यहाँ पैदा हो। तो ये जो एक महान लिखने की परंपरा, ये जो एक शुरुआत हो गई, मुगल द ग्रेट या जो भी कुछ अशोक महान या जो भी कुछ, अपने यहाँ तो ऐसी लिखने की परंपरा ईश्वर के साथ ही रही। वो महान थे, महा किसी के आगे लगा दिया, या संस्कृत में एक अनुप्रास या विशेषण के रूप में। तो ये जो एक अंग्रेजों ने शुरुआत की, तो हमारे में एक कंपटीशन की भावना। अकबर नो डाउट अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौर में उसके पास जितनी फतेह की ताकत
और जितना उसका साम्राज्य का प्रसार था, संपत्ति भी, सब बातें, और उसकी टक्कर का अपने दौर में कोई भी विश्व में शासक नहीं हुआ। तो वो शासक की दृष्टि से देखें तो देख लो, हमारे यहाँ प्रताप के पास जो रेंज थी वो भी कम नहीं है। मेरे दिमाग में लालच साहब आपने जो बात कही, ये कई सालों से घूम रहा था, क्योंकि जब विंसेंट स्मिथ ने इस तरह के हेडिंग देने वाली किताबें शुरू की, अशोक पे, इन सब पे, अकबर पे भी, तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न लंबे समय से था। मैंने आईने अकबरी का अनुवाद करवाया, कंप्लीट अनुवाद, शिव मृदुल ने, हमारे मित्र ने अनुवाद पूरा का पूरा 4 खंड में अनुवाद, और अकबर के जो सच्चा आलोचक था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, उसके 3 खंडों का अनुवाद। यानी अकबर का मूल्यांकन कोई करना चाहे तो ये 2 ग्रंथ पर्याप्त हैं। हमने उनको भी देखा और हमने ये भी देखा कि ये दोनों ग्रंथ, आईने अकबरी को लोग ये समझते रहे कि ये अकबर को जानने का इतिहास है, लेकिन सच ये निकला कि वो अकबर के लिए भारत का परिचय है। मैं उसको इंसाइक्लोपीडिया लिखता हूँ भारत का, क्योंकि उसमें ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो भारतीयों के लिए नहीं हो या बादशाह के लिए नहीं हो। बादशाह का परिचय भी आ जाता है, लेकिन भारत को जानने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है तो वो बादशाह के लिए लिखता है। आईने अकबरी अकबर के लिए आईना है वो देश का। इधर बदायूनी इस बात के लिए आलोचना करता है अकबर की कि ये भारतीय हो गया है पूरी तरह से, उसका दृष्टिकोण धार्मिक है, तो वो पूरा इसको देखता है। हम दोनों इन ग्रंथों का काम करवाया, पर मुझे लगा कि प्रताप की महानता इस बात में है कि अकबर का दृष्टिकोण और अकबर के इतिहासकारों का दृष्टिकोण केवल उन तक और अकबर तक था। प्रताप का दृष्टिकोण विश्व तक हो गया। देश में लिखी हुई पहली किताब है विश्व वल्लभ। संयोग से आज भूगर्भ जल दिवस हैं, अभी हमने जल दिवस मनाए हैं, 5 पर्यावरण दिवस मनाई हैं, अभी आने वाली हल्दी। ये जो मुझे लगता है कि इन दिवसों में यदि प्रताप का स्मरण, उस महाप्राण की ये दृष्टि कि वो वैश्विक दृष्टिकोण से काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये प्रताप की महानता, ये प्रताप की महानता कि हम आज की तारीख में यदि मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास का सवाल आता है। और मुझे प्रताप का वो पत्र याद आता है जिसमें वो जो युद्ध पीड़ित हैं उनके परिजनों को चिट्ठियां लिखते हैं और कहते हैं इन्हें वहाँ पैतावे भेज दीजो, ये पैतावे भेज दीजो उसको जो पीड़ित है, जिसका आज कोई नहीं है। इन दिनों हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और सरकार ये सूचियां बना रही है कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों ही उजड़ गए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये जो मानवाधिकार की बात है, ये प्रताप के उस पत्र में मुझे परिलक्षित होती है। ऐसा कोई पत्र मुझे, जो इंशाए संकलन है उसका अकबर के काल का, उसमें मुझे पत्र नजर, उन्होंने बल्कि लोगों को मार के जो एक बड़प्पन वाली बातें लिखी है, उसके बजाय यहाँ जो लोग बच गए हैं उनके लिए हम क्या सहानुभूति की बातें लिख सकते हैं। वहाँ मुझे आके लगता है कि अकबर में और इनमें, प्रताप में, ये महानता का ये जो अंतर हम लोगों ने दिया। एक और देखिए आप कि कालक्रम को लेके जो अंतर, वहाँ वो जो भी कुछ कोई ज़्यादा सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जो मुहूर्तमाला जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा है, यहाँ संस्कारों की बातें हो रही थी, वहाँ वो खिलत पहना के राज्याभिषेक कर देता है कि तुम्हारा कपड़ा पहन ले, मैं जो भेज रहा हूँ यहाँ से हमारी पेरावणी पहन ले। तो इसके बजाय जो यहाँ राज्याभिषेक विधि सम्मत रूप से इस देश की अस्मिता के साथ कैसे हो सकता है, 7 नदियों का पानी, 7 समुद्रों का पानी, जितनी भी द्रव्य औषधियाँ हैं उनका सार, ये सब कुछ, और समग्र रूप से देश विदेश के जो भी कुछ राजा या मित्र मंडल हैं उनकी उपस्थिति में आपका विषय, ये जो एक सहानुभूति या ये जो एक सहिष्णुता या जो एक देश की संस्कृति के साथ लगाव, ये जो प्रताप का मुझे दिखता है वो वहाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बजाय महान के दोनों ही एक दृष्टि से अपनी अपनी टक्कर में, एक ने कह दिया कि मेरे पास केवल 56 गांव का इलाका भी रह जाए, 56, तो मैं इस देश पर भारी पड़ जाऊंगा। वहाँ साहब मुझे पूरा देश मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। और यहाँ जो छोटी मोटी ताकतें थी वो कहती मुट्ठी की सारी लकीरें हम लोग मिटाने के लिए तुले हुए हैं।
तो ये जो एक संकल्पों की लड़ाई थी, लेकिन एक सांस्कृतिक समन्वय जो मुझे देखने को मिलता है, वो प्रताप को भी एक महानता के शिखर पर आरूढ़ करता है, जो उससे पहले और उसके बाद के महाराणाओं में मुझे उस तरह का नजर नहीं आया जो दृष्टिकोण प्रताप ने दिया। जुगनू जी, जाते जाते संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेवाड़ का आज भारत के इतिहास में, या यूँ कहें कि विश्व इतिहास में बहुत सम्मान है, इसके पीछे बहुत बड़ा, या यूँ कहें कि एकमात्र कारण कहीं प्रताप तो नहीं है? प्रताप और प्रताप की परंपरा, ये लाइन में इसलिए इंगित, कुंभा ने जो आदर्श दिए देश को, कुंभा को कुंभा के काल में ही अलौकिक पुरुष सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्थापत्य, साहित्य और संघर्ष तीनों में अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी थी। जब तक जिए तब तक काम होता रहा, वो टांकी हथौड़ा का काम चलता रहा, कारीगरी होती रही, और स्थापत्य कुंभलगढ़ से लेके 32 किलो या जो दुर्ग 32 ही है वो काम होता रहा, महलों का काम होता रहा, चित्रकला का काम होता रहा, साहित्य सृजन कुंभलगढ़ में 1700 किताबें यदि वो लिखी और कॉपी हुई तो इसका मतलब कोई कम संख्या नहीं है। और ये संघर्ष खुद अपने भाई से लड़ रहे हैं, वो बार बार वो 15 आक्रमण कर चुका है। तो आप देखिए कि ये जो एक बात मुझे समझ में आती है, तो ये जो प्रताप को एक विरासत में मिली है, जो प्रताप में अनम्रता है, वो महाराणा सांगा की देन है। जो साहित्य का प्रेम है वो कुंभा की देन है, वो रायमल की देन है, वो उदय सिंह की देन। उदय सिंह की देन ये कि हमें एक जगह मतलब किलेबंदी के रूप में हमें युद्ध नहीं करना है, ये उदय सिंह की देन है। और सच है, प्रताप अपना लगातार अपना मुकाम बदलते रहे। जहाँ विरासते थे, विजय कटक का डेरा वहीं है, वहीं पर स्कंधावार है उनकी, वहीं छावनी है। तो ये जो एक दौर के पिता से उन्होंने क्या ग्रहण किया, एकलिंगनाथ सत्य ये दे कि उन्होंने एक ये आदर्श दे दिया। प्रताप के बाद मैंने अभी एक सर्वेक्षण और किया था, वो जो आपके सवाल में निहित है, ये कि प्रताप के बाद सभी को दीवान लिखा जाने लगा। अभी जो अमर सिंहाभिषेक जो हमने काम किया था किताब पे, वो दीवान दीवान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है महाराणाओं के लिए। प्रताप से शुरुआत करता है दीवान जी। तो ये जो गया, मैं तो कुछ हुई नहीं, ये जो सर्वेश्वर तस्मात् सर्वकालेषु माम नुस्मर युद्ध च भगवान गीता में कहते हैं, तो मुझे लगता है ये जो आदर्श एक प्रताप ने दिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ साहब, जो कुछ है एकलिंगनाथ है। तो मेवाड़ वालों को ये आदर्श दे दिया। और इन आदर्शों के लिए प्रताप अपने समय में ही सबके प्रिय थे, जिनमें से आसपास के रामपुरा वाले, गोडवाड़ वाले, मारवाड़ वाले। और आप देखिए कि प्रताप के रहते हुए किसी ने हमला नहीं किया ईडर तक, कहीं पर भी नहीं कि नहीं यार यहाँ नहीं। डूंगरपुर वाले गणे उनके मुगलों के आश्रय में या उनके मातहत या उनसे प्रभावित हो गए, लेकिन यहाँ डूंगरपुर में तो बेटी भी दी गई। कई, मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें, प्रताप का आत्मिक विरोध नहीं हुआ। उस दौर में देश की सारी ही शक्तियाँ प्रताप के नेतृत्व में यकीन कर रही। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, प्रताप जयंती की आपके साथ तमाम लोगों को देते हैं शुभकामनाएं और आपका करते हैं हृदय से आभार व्यक्त।